हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले और हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। भारतीय संविधान के मुख्य तथ्य और विशेषताएं हम पढ़ा दिए हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एकदम टॉपिक वाइज क्लास चलाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ा दिए हैं दोस्तों। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत मौलिक अधिकार के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मौलिक अधिकार, देन उसके बाद हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में आता है। तो जो टॉपिक में जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, एक भी पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग किसमें है, तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। सब 12 से 35 से हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, यह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। कौन? मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कई बार ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब मौलिक अधिकार बना था तो मूल संविधान में इसकी कितनी संख्या थी, मतलब मौलिक अधिकार की। जब संविधान बना दोस्तों तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में यह संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों हटा दिया गया है, कहाँ से? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, जब संविधान बना था तो उस टाइम मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और अब वर्तमान में पूछी जाएगी तो आप लोग 6 बताएंगे। तो याद रखिएगा कि जब पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 के पास जाएंगे, या पूछेगा कितनी है या वर्तमान में कितनी है, तो आप 6 के पास जाएंगे। देखिए, मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो मूल अधिकार है इसके संरक्षक कौन करते हैं और संशोधन कौन करता है, निलंबित कौन करता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिएगा आज की बात से कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग के। देखिए, मूल अधिकारों की संरक्षक की बात करते हैं, जो उसकी देखभाल करता है तो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो मूल अधिकार की संरक्षक कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर मूल अधिकार पे कोई प्रतिबंध लगाता है, मतलब या संशोधन करता है, तो वो कौन करता है? वो संसद करता है। तो याद रखिएगा, मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट करता है और उस पर प्रतिबंध लगाने का हक और संशोधन करने का हक किसको है? तो संसद के पास है। और निलंबित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखिए, संरक्षक का कोई लोग सुप्रीम कोर्ट की जगह संसद मार देते हैं, निलंबित की जगह सुप्रीम कोर्ट मार देते हैं। तो याद रखिएगा, आज से के बाद ये कंफ्यूजन न रहे। तो निलंबित राष्ट्रपति करता है, वो भी आपातकाल के समय। मूल अधिकारों की निलंबित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और वो भी आपातकाल के समय में होता है। और याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 20 और 21 है, क्या 20 और 21, इसको निलंबित नहीं कर सकते आपातकाल में भी नहीं। याद रखिएगा, आगे ये भी हम लोग पढ़ेंगे, हर एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की जितनी है। यह न्यायोचित है, जब भी इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है वाद योग्य भी है और प्रवर्तनीय है। ऑप्शन में देता है कि कौन से, मतलब इसमें से निम्न में से कौन वाद योग्य है, तो ऑप्शन रहेगा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो आप याद रखिएगा, वाद योग्य मौलिक अधिकार है और ये प्रवर्तनीय है। अवाद योग्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पास चले जाएंगे। तो वाद योग्य कौन है? तो मौलिक अधिकार है। और यह न्यायोचित है, जब भी इनका उल्लंघन हो तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा व गारंटी प्रदान की जाती है। पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए।
तो याद रखिएगा कि इसका संरक्षण कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, और संशोधन या प्रतिबंध संसद, और निलंबित कौन करता है, तो राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अभी जस्ट हम बताए हैं कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं आपातकाल के दौरान, लेकिन आपातकाल के दौरान में भी ये 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर और बाकी लोग को हम नहीं, कौन करता है, राष्ट्रपति निलंबित करता है दोस्तों। आपातकाल में भी सिर्फ 20 और 21 को नहीं कर सकते हैं। देखिए, नोट करके यहाँ पे यह है कि संपत्ति के अधिकार, क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 यानी कि 1978 द्वारा हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। तो याद रखिएगा कि जब मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है, तो किसे हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। याद रखिएगा। देख लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और कौन कौन है, एक एक को बहुत ही अच्छी शानदार जानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, समता या कहे या समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 दूसरा है। तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये पांचवा है मौलिक अधिकार, जो 29 और 30 है अनुच्छेद इसमें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब यही जितने मौलिक अधिकार ये 6 हैं, और इन सब में जितने अनुच्छेद मिलाकर हैं, सब के सब बहुत ही शानदार तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बेसिक नॉलेज जान चुके हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 12 से 35 अनुच्छेद है, उसी के अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, तो राज्य की परिभाषा की बात की गई है अनुच्छेद 12 में। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताता है। तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के बारे में ही राज्य की परिभाषा बताता है। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां बताई गई हैं। तो अनुच्छेद 13 में चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। जो मौलिक अधिकार पहला, दूसरा, तीसरा सब है, तो पहला क्या है, समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। तो समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। तो 14, 15, 16, 17, 18 हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। जहां आप लोग का पूछ दिया जाएगा कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग बता देंगे अनुच्छेद 14 में है। देखिए, यहाँ लोग लड़के बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि कभी अमेरिका मार देते हैं, कभी ब्रिटेन मार देते हैं। तो याद रखिएगा, विधि का जब समान संरक्षण की बात करेगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इससे विधि का समान संरक्षण किससे लिया गया है, तो अमेरिका से। और विधि के समक्ष समता या समानता की बात कर दे तो ब्रिटेन से। जब संरक्षण की बात कर दे तो अमेरिका के पास जाएंगे। जब विधि के समक्ष समानता या समता की बात करें तो ब्रिटेन से। तो याद रखिएगा, विधि का समान संरक्षण किससे लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता या समता किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। आई होप ये आप लोग ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब इसको खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 15 में कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर निषेध की बात की गई है, मना करने की बात की गई है। तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब कि सभी नागरिकों को
राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता होगी सभी नागरिकों को। ये नहीं कि नहीं मैं तुमको दूंगा इसको नहीं दूंगा। तो सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता की गई है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। तो इस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। आई होप दोस्तों 17 तक आप लोग को पता हो गया। चलते हैं समानता का अधिकार का जो 18वां है लास्ट, वो देख लेते हैं, उपाधियों का। देखिए, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक व सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। मतलब उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 में। तो उपाधियों का अंत होता क्या है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए बहुत पिछले वर्ष जाएंगे, कई सालों वर्ष, बाबर, मुगल, जितने सब लोग अपने उपाधियों, कुछ न कुछ उपाधि से अपना नाम रख लेते थे। तो वो उपाधियों को खत्म कर दिया गया है, याद रखिएगा। और कैसी उपाधि दी जाएगी? जैसे कि शैक्षणिक, सैन्य वो उपाधि दी जाएगी। जैसे आर्मी में कुछ उपाधि दी जाती है, परमवीर, वीर, ये सब क्या है? उपाधि दी जाती है। मान लीजिए आप नेट जीआरएफ करके पीएचडी कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिल रही है। तो ये सब शैक्षणिक में जो है पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर, ला, एलएलबी कर रहे हैं, तो उसमें जो शैक्षणिक व सैन्य में जो उपाधियां दी जाएगी वो मान रहेगी, अपने आप से उपाधि नहीं ली जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बीएससी नर्सिंग होम कर रहा है और वो डॉक्टर की उपाधि लगा रहा है, बहुत लड़के देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग होम करके क्या करते हैं कि फेसबुक पे डॉक्टर लगा देते हैं, तो वो क्या है? इलीगल है। अगर कोई उठुक कर देगा एफआईआर हो जाएगा उस पर। ऐसी उपाधियां अपने मन से नहीं लगा सकते हैं। जो शैक्षणिक व सैन्य से जो दी जाती है वैसे उपाधि आप लोग लगाएंगे। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब चलते हैं दूसरा मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्तिगत आजादी की बात की गई है। यहाँ पे हम व्यक्तिगत आजादी इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। वाक की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत आजादी अनुच्छेद 19 में है। तो एक देख लेते हैं 19 ए बी सी डी ई जी। आप लोग कहेंगे ई के बाद एफ गायब हो गया, कहाँ चला गया? जी आ गया। तो आप लोग याद रखिएगा ए बी सी डी ई एफ को, एफ पहले संपत्ति का अधिकार यही था। कहाँ था? 19 की एफ में संपत्ति का अधिकार यहीं से हटाकर उसको भगा दिया गया है अनुच्छेद 300 क में। तो याद रखिएगा अब से कितने हैं? ए बी सी डी ई जी, एफ नहीं है। इसीलिए लड़के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ तक जाए कि जी तक जाए। तो याद रखिएगा एफ हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। चलते हैं अनुच्छेद 19 का ए क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद बी शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण शस्त्र रहित, शस्त्र रहित मतलब कि आपके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए, एकदम खाली जाकर बैठिए, शांतिपूर्ण धरना दीजिए, सम्मेलन कीजिए। ये अनुच्छेद 19 का बी कहता है। अनुच्छेद 19 सी क्या कहता है? समूह एवं संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आप अकेले जाकर धरना देते हैं, यहाँ पे तो धरना की बात की गई है, सम्मेलन की स्वतंत्रता करते हैं, तो 4-5 लोग आप संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है अनुच्छेद 19 के सी में। अनुच्छेद 19 के डी क्या कहता है? भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध आवागमन की स्वतंत्रता। अब भारत के किसी भी कोने राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के ई क्या कहता है? किसी भी भाग में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 की ई में दी गई है। अनुच्छेद 19 जी क्या कहती है? कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार।
अगर मान लीजिए, देखिए फिर से हम बता रहे हैं कैसे याद करेंगे आप लोग। पहले तो 19 की में वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया। अब जब व्यक्तिगत आज़ादी आपको मिल गया तो अब क्या करेंगे, कहीं जाएंगे, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करेंगे, वहाँ पे 19 बी में कर देंगे। अब जाकर वहाँ अकेले बैठे हैं तो आपके मन में सोचा 2 4 5 लोग और हम ले लेते हैं, तो वहाँ पे 2 4 5 लोग का समूह बना लिए तो 19 के सी में आ गया, यानी कि समूह एवं संघ सहकारी समिति की। अब बताइए, अब जाकर आप शांतिपूर्ण से, पहले तो आपको आज़ादी मिली ए में, बी में शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता कर रहे हैं, सी में आप बी में अकेले थे तो सी में कुछ लोग को बटोर लिए। अब सी में कुछ लोग को बटोर लिए तो डी में क्या करते हैं, तो सोचते हैं कि एक जगह हम लोग शांत स्वभाव से नहीं रहेंगे, अब भारत में आवागमन कर रहे हैं। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। तो भारत में भ्रमण करने लगे, तो अब भ्रमण करने लगे तो आप बहुत क्या करने थक गए हैं, तो लास्ट में किसी भी भाग में निवास करने या बसने की वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि हम बस जाए, अभी यहाँ पे बहुत घूम लिए, बहुत इधर आवागमन कर लिए। अब वहाँ पे बस लिए तो आपके माइंड में चल रहा है कि चलो यार आज कुछ खर्चा चलाने के लिए आजीविका व्यवसाय करने का दिखा, तो लास्ट में आजीविका आ जाता है। तो ऐसे ही आप लोग को याद करने का ट्रिक बताया हूँ। कैसे, पहले व्यक्तिगत आज़ादी यानी कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, फिर शांतिपूर्ण, तब जाके समूह बनाए, फिर भारत में आवागमन किए, फिर वहाँ पर रहने लगे, निवास करने लगे, जब निवास रहने लगे तो आजीविका करने के लिए कुछ तो चाहिए ही। तो बस ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपका अनुच्छेद 19 खत्म हो गया। देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें है, तो अनुच्छेद 20 में है। इसमें क्या करता है कि अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा, जो आप अपराध किए हैं उस अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। और जो अपराध आप किए हैं तो एक अपराध के लिए एक ही सजा। अगर मान लीजिए एक अपराध किए हैं और उसका आप 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना जो भी आप सजा काट लिए, फिर दोबारा उसको सजा नहीं काटेंगे। एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं, आप किसी को भी वकील खड़ा कर सकते हैं, कोई आपको रोका नहीं है। तो इसमें ये प्रावधान है। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यह आपातकाल में भी लागू रहता है। मतलब 20 और 21 अनुच्छेद जो है दोस्तों वो आपातकाल में भी लागू रहता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने खुद की स्वतंत्रता है दोस्तों। आप किसी से शादी करते हैं, व्यक्तिगत है आपकी, तो जिससे मन करे उससे करिए, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आपकी ये स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। अनुच्छेद 21 का क क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। जितने भी बालक हैं 6 से 14 वर्ष तक उनको शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 के क में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया हुआ है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया, किस अनुच्छेद में प्रावधान इसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 21 के क में। और ये भी पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है इसमें मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इसमें देखिए 3 स्वतंत्रता दी गई है। मान लीजिए आप कुछ अपराध कर दिए, अनुच्छेद 20 में अपराध दिया गया है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी दिया गया है। तो लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं, अपराध को 22 में मार देते हैं और गिरफ्तारी को 20 में मार देते हैं। तो ये बताइए, पहले आप अपराध करेंगे तभी तो आप गिरफ्तारी होगा। तो पहले 20 में आएगा अपराध, उसके बाद 22 में आएगा गिरफ्तारी। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो गिरफ्तारी के मामले में इसमें 3 स्वतंत्रता दी जाती है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप गिरफ्तारी का कारण पूछेंगे कि मैंने क्या जुर्म किया हूँ कि मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, पूछ सकते हैं। आपका ये व्यक्तिगत अधिकार है इसमें गिरफ्तारी से। और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना,
या मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार भी आपको है। तो ये याद रखिएगा, ये सब किसमें है? तो अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए आ जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है ये 23-24 में। तो 23 में क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, किसी व्यक्ति को आप उसकी इच्छा नहीं है, अगर आप उसके विरुद्ध काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो वो मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का निषेध हुआ। महिला और बच्चों को खरीद फरोख्त करना, ये भी क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है। किसी व्यक्ति को काम कराकर उसकी जबरदस्ती पैसा न देना, वो भी क्या है? इसके अंतर्गत आता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों में बालकों का नियोजन का निषेध। मतलब 14 वर्ष से अगर कम आयु के बालकों को फैक्ट्री, खदान एवं अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में नियोजन पर रोक है। तो कारखानों में बालक का यह नियोजन है। 14 वर्ष से बालक को किसी भी कारखाने में आप काम करवाते हैं तो ये निषेध माना गया है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 25 से 28। चौथा मौलिक अधिकार क्या है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म के हैं तो धर्म का आचरण और प्रचार कर सकते हैं। जैसे कलावा लगाकर, तिलक लगाकर, प्रतीक चिन्ह, टोपी, किसी भी तरह अपने धर्म का आचरण का प्रचार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे कि मान लीजिए पूजा करना, नमाज करना, प्रे करना, ये सब क्या है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? उसकी व्यवस्था करेंगे। श्री कृष्ण पूजा मतलब जो भी हो, ईद, बकरीद, रामलीला, वो धार्मिक कार्यों के क्या है? वो प्रबंध की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो किस अनुच्छेद में? 26 में। अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है? किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कर यानी कि टैक्स दोस्तों, वही करों के संदाय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी जाती है। तो अनुच्छेद 28 में है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट का स्कूल चल रहा है पार्टिकुलर, उसमें आप धर्म की स्वतंत्रता नहीं देंगे। सिर्फ कुछ शिक्षणों संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। अब पार्टिकुलर किसी एक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में नहीं दी गई है। तो ये निजी संस्थानों, स्कूलों में, चाहे ट्रस्ट वाले जो इसे स्कूल हैं, तो याद रखिएगा 25, 26, 27, 28 हो गया। पांचवा मौलिक अधिकार क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 का प्रावधान है इसमें। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें किया गया है? अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकरण, ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। जैसे कि अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और पढ़ाई लिखाई शिक्षा से संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के अनुच्छेद 30 में दिया गया है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32 में है। 31 दोस्तों हटाकर इसको भगा दिया गया है मौलिक अधिकार से। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। किसे? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्पीड़न, अधिकार परीक्षा। कभी इसके बारे में भी पढ़ लेंगे दोस्तों, लेकिन आपका मौलिक अधिकार इतना ही से आएगा, पढ़ लीजिएगा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निषेधक तत्व। हर एक क्लास चलाई जा रही यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। दोस्तों अगर नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।